हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके साथ ग्रुप थ्योरी क्या होती है या ग्रुप क्या होता है ये डिस्कस करा था। तो अब हम आगे इसी में सब ग्रुप सीखेंगे। लेकिन ग्रुप हमने तो पढ़ लिया। ग्रुप को हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है जिसके पास एक बाइनरी ऑपरेशन होता है और जिसके बाद चार प्रॉपर्टी होती हैं। क्लोजर होती है, एसोसिएटिविटी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है और लास्ट होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इन सारी प्रॉपर्टीज, जब ये सारी प्रॉपर्टी अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन होल्ड कर जाती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक ग्रुप। सो लास्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जब भी बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार होता है ये सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर देता है किसी सेट जी के ऊपर, तो हम बोलते हैं कि वो ग्रुप, जो जी सेट है वो ग्रुप बनेगा। बट हमने इसके एग्जाम्पल जो देखे थे जैसे कि z प्लस अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, ये सब इसके एग्जाम्पल थे ग्रुप के। बट हमने कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं देखा कि ऐसा कुछ रियल लाइफ में भी होता है। तो एक हम छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हम आप जो इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं वो 2 डायमेंशन स्पेस में कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो 3 डायमेंशन स्पेस में भी कर सकते हैं। और आपके पास एक ड्रोन है, जो ड्रोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 2 डायमेंशन स्पेस में ही मूव कर रहा है, मतलब एक प्लेन में ही मूव कर रहा है। तो वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, उसका ओरिजिन पॉइंट ये है। वो कहीं से भी मान लो जहाँ से भी स्टार्ट कर रहा है वो उसका ओरिजिन पॉइंट है। हम उसको 0 0 बोल रहे हैं। तो क्या 0 0 को हम एक आइडेंटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं उसको। अब मान लो वो कहीं पे भी मूव कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे मान लो वो 3 टाइम्स मूव करा और वाई एक्सिस पे वो 2 यूनिट्स मूव करा, तो वो यहाँ पे कहीं पहुँच गया। तो 3, 2 आपने इसका जो कोऑर्डिनेट है इसका ये 3, 2 बनेगा। तो ये आपका ड्रोन यहाँ पर है। अगर ये इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ये वापस यहाँ आ जाए ओरिजिन पे, तो उसका वो इन्वर्स बन जाएगा। क्योंकि जब आपने 3, 2 का में ऐड करा -2, मतलब कि आप एक्स एक्सिस पे 3 टाइम्स बैक चले गए, मतलब 3 यूनिट्स, और 2 का नेगेटिव आपने करा तो वाई एक्सिस पे आप 2 टाइम्स बैक चले गए। ठीक है, यही हुआ ना, तभी जाके आपका ये एरो जो है रिवर्स डायरेक्शन में आप यहाँ आ गए, 0 पे आ गए आप। तो ये इसका इन्वर्स बन गया। और 0 को आप किसी में भी ऐड करो तो उसका आइडेंटिटी बन गया। मतलब अगर आप 3 में 0 0, मतलब आप कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे तो आप वहीं के वहीं तो रहोगे। तो ये भी हो गया। और एसोसिएटिविटी, मतलब कि अगर आपका एरो यहाँ है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ चला गया, अब आप इसको कैसे भी ऐड कर लो, पहले इन 2 को ऐड कर लो और फिर उसमें ये ऐड करोगे तो आप यहीं आओगे। ठीक है, तो ये एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगा, आइडेंटिटी भी है, इन्वर्स भी है, क्लोजर भी है। मतलब कि दो मूवमेंट को ऐड कर लो, यहाँ आप यहाँ से यहाँ गए, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ चले गए, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो आप रहोगे तो आपके एक्स वाई प्लेन के अंदर ही ना। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो आपकी ड्रोन की मूवमेंट्स हैं, तो ये एक एग्जाम्पल बनाती हैं ग्रुप का। और इसमें हमने वेक्टर्स अंडर एडिशन ये एक सेट बनाया है। तो हम एक वेक्टर स्पेस बना रहे हैं, मतलब वेक्टर स्पेस से ही मतलब मोटिवेट होके इसका एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि वेक्टर स्पेस में वेक्टर्स को हम देखते थे कि वो कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, या कैसे एसोसिएटिविटी लगती है। तो हमने इन वेक्टर्स को ही ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, आइडेंटिटी ऐड करके एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप अंडर एडिशन। तो ये आपका एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। अगर आप चाहो तो ड्रोन को 3 डायमेंशन स्पेस में मूव कराना चाहते हो, मतलब कि वो आप जेड एक्सिस भी आ गई उसमें, ठीक है, कोई जेड एक्सिस भी आ गई कि वो ऊपर भी उड़ सकता है, प्लेन में भी चल सकता है। तो उसमें हमारे पास जो आपके पास R3 होता है, ये तो आपका एक्चुअल में जो आपका एक्स वाई प्लेन बना ये R2 का एग्जाम्पल होता है, मतलब R स्क्वायर में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा ऑर्डर पेयर, 2 टपल्स टाइप के, x, y। अब हम 3 डायमेंशन में आ गए तो x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो ये आपका R3 बनता है। इसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं, इसमें हमेशा x, y, z 3 टपल्स एलिमेंट होते हैं। तो अब आपका z डायरेक्शन में भी मूव करेगा ड्रोन, तो उसकी मूवमेंट्स का सेट फिर से क्या बनाएगा, एक ग्रुप अंडर एडिशन बनाएगा। वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो अब आप क्या, जो ड्रोन है वो x एक्सिस की डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, y एक्सिस में भी मूव कर रहा है और z एक्सिस में भी मूव कर रहा है। सो आज का जो मेन टॉपिक है वो है सब ग्रुप। हमने ग्रुप अच्छे से समझ लिया, ग्रुप की डेफिनेशन समझ ली, कौन से सेट पे अप्लाई होता है, किस तरह से बाइनरी ऑपरेशन लगता है और कौन सी 4 प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है। अब हम देखेंगे सब ग्रुप। तो सब ग्रुप के लिए कोई, जैसे आपने सबसेट पढ़ा था, सबसेट किसी सेट का मतलब कि अगर आपके पास कोई जी सेट है और उसका कोई उसके ही एलिमेंट को कंटेन करने वाला कोई एक सेट है H, तो उसको हम बोलते थे सबसेट। अब यहाँ पे सब ग्रुप कब बनेगा, सबसे पहले तो वो सबसेट ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा है नॉन एम्प्टी सबसेट, और नॉन एम्प्टी होना चाहिए।
अब हमने ग्रुप के डेफिनेशन में ये भी देखा था कि जी हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 4 प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, नॉन एम्प्टी होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप 2 एलिमेंट पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास कुछ एलिमेंट तो होने चाहिए। इवन आपके पास सिंगल एलिमेंट भी है अगर आइडेंटिटी, तो एक एलिमेंट को एक एलिमेंट से ही आप ऑपरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलिमेंट तो है ना, तो इसलिए नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है। तो H अगर उसका सब ग्रुप बनेगा G का, तो H को भी नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है और H G का सबसेट भी होगा। और H जो G के पास बाइनरी ऑपरेशन है, मान लो G के पास बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तो H के ऊपर भी सेम बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे, तो H जो है वो सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो G के पास बाइनरी ऑपरेशन है उसकी रेस्पेक्ट में भी वो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, जो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स वाली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, G का ही सबसेट होना चाहिए, G का सेम बाइनरी ऑपरेशन H के पास होना चाहिए, और जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में चारों प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। मतलब कि H अपने आप में एक ग्रुप बनना चाहिए और ग्रुप बनने के लिए उसके पास बाइनरी ऑपरेशन G वाला ही होना चाहिए। तो यहाँ क्लियरली लिखा है, इफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज itself a group under the operation of G, तो under the same operation of G भी लिख लो तो बहुत अच्छा रहेगा, under the same operation of G, so we say that H is a subgroup of G। ठीक है, तो हमारे पास H नॉन एम्प्टी, H कंटेन G, मतलब H के पास G के ही एलिमेंट हैं और H के पास G का ही बाइनरी ऑपरेशन है और बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो वो एक सब ग्रुप बनेगा G का। तो इसके लिए एक बहुत मेन नोटेशन जो चलती है कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में, वो चलती है ये वाली कि H अंडर अ बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो आप लेस देन इक्वल टू लिखते हो ना, ये वैसे ही नोटेशन इसमें चलती है, G स्टार। थोड़ा सी छोटी नोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं कभी कभी, तो ये वाली नोटेशन चलती है कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे ये जो नोटेशन है ये किसकी नोटेशन है? सब ग्रुप की नोटेशन। तो आप कहीं देख के कंफ्यूज मत तो जाना कि ये लेस देन इक्वल टू है, ये एक्चुअल में सब ग्रुप की नोटेशन है। सो रिमार्क, अगर आपके पास G कोई सा भी ग्रुप है तो उसके ना ट्रिवियल ग्रुप्स क्या होंगे? ट्रिवियल ग्रुप होगा एक तो G की आइडेंटिटी उठा लो और सिंगलटन सेट बना लो और बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो ये एक ट्रिवियल कौन सा ग्रुप बनेगा? ट्रिवियल ग्रुप बनेगा। और ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, G विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो G भी तो अपने आप का सबसेट ही होता है और G नॉन एम्प्टी तो है, तो वो भी एक ग्रुप बन रहा है, तो वो एक सब ग्रुप है। मतलब ये सब ग्रुप है दोनों, E अंडर स्टार मतलब आइडेंटिटी अंडर स्टार और G अंडर स्टार दोनों सब ग्रुप हैं और इनको बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे सब ग्रुप भी मेंशन कर दो, ट्रिवियल सब ग्रुप्स। अब हमारे पास दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। तो वो कौन से होंगे? ऑब्वियसली जो या तो वो जो ट्रिवियल ना हो या फिर प्रॉपर सब ग्रुप्स। तो वो कौन से होंगे? वो H होगा, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, H ना तो सिंगलटन आइडेंटिटी के इक्वल हो और H ना ही G के इक्वल हो। तो जो भी, जैसे कि यहाँ लिखा है H ना तो G के इक्वल है, H ना ही सिंगलटन आइडेंटिटी के इक्वल है, तो वो आपका कहलाएगा प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपसे कोई सब ग्रुप पूछता है कि टेल मी द सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, तो आप सबसे पहले आइडेंटिटी, सिंगलटन आइडेंटिटी विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन और G इटसेल्फ इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, ये दो ऑपरेशन, ये दो आपके सब ग्रुप हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, जिनको हम बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स। एंड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप में जो H एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है जो आइडेंटिटी नहीं है और G नहीं है। सो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो जो है सब ग्रुप कब बनेगा एक सेट। तो इसमें मैंने क्या लिया है? 5Z। अब 5Z का मतलब क्या है? आप Z के एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो Z के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? मैंने अगर Z के एलिमेंट ऐसे लिखता हूँ 0 1 -1 2 -2 एंड 3 -3 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख रहा हूँ। तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 -5, फिर 10 -10, फिर 15 -15 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन रहा है आपका? ये बन रहा है एक सेट 5Z, जिसको हम इस तरह से शॉर्ट नोटेशन में लिखते हैं 5n वेयर n बिलोंग टू Z। n जो है वो Z से आ रहा है और 5 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो इसमें 5 के मल्टीपल्स ही होंगे, तो 5 के मल्टीपल में 0 भी आएगा, क्योंकि आप जब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 भी आएगा। तो हमें दिखाना है कि जो 5Z है, 5Z अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ Z अंडर एडिशन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हमने मान लो दो एलिमेंट उठाए A
इसको हम शॉर्ट नोटेशन एच बोल देते हैं. सो लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू एच. सो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 5 इंटू एन वन. कुछ मतलब n1 और n2 की फॉर्म में ले रहे हैं हम 5 इंटू एन टू. तो ये n1 n2 कहाँ से आ रहा है, ये z से ही आ रहा है. देखो ये वाली नोटेशन ली है मैंने, 5n1 5n2 मतलब दो एलिमेंट आपके h से आ रहे हैं. h क्या है, h आपका 5z ही है. ठीक है, तो 5z से हमने दो एलिमेंट उठाए, तो मैं क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करने जा रहा हूँ. अब मैं इनको ऐड करूँ, अगर तो a प्लस बी करूँ तो क्या बनेगा, 5n1 प्लस 5n2. अब 5 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, n1 प्लस n2. और n1 प्लस n2 भी कहाँ होगा, n1 प्लस n2 भी एक इंटीजर ही बनेगा. तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, इसको 5 इंटू एन फॉर्म में ही तो आ गया, जो कि 5z की मेन डेफिनेशन है. तो कोई सा भी एलिमेंट 5z का 5 इंटू सम इंटीजर फॉर्म में होगा, 5 इंटू सम इंटीजर. ठीक है, तो n1 प्लस n2 एक इंटीजर है. सो दिस विल बिलोंग टू, सो जो आपका फाइनल आया 5 इंटू n1 प्लस n2, ये कहाँ बिलोंग करेगा, 5z में बिलोंग करेगा, मतलब h में बिलोंग करेगा. सो दिस इम्प्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड. या फिर इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, क्लोज्ड अंडर एडिशन. सो दिस इम्प्लाइज 5z इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. ठीक है, ये भी बहुत फेमस इस तरह से भी लिखा जाता है कि किस तरह कि वो क्लोज्ड हो गया अंडर एडिशन. अब सेकंड है आपकी एसोसिएटिविटी. तो एसोसिएटिविटी के लिए आप तीन एलिमेंट ले रहे हो, a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू 5z. तो क्या हो जाएगा, जो कि h ही है. तो a की नोटेशन हमारी क्या है, 5 इंटू एन वन. बी के लिए क्या लिख रहे हैं हम, 5 इंटू एन टू. और c के लिए 5 इंटू एन थ्री ले लेते हैं. अब n1 n2 n3 कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे z से ही आ रहे हैं, ये इंटीजर्स हैं. हमने उसकी बिल्कुल मेन डेफिनेशन से ही उठा के उसको लिख लिया a b c को. अब इनको हम क्या करते हैं एसोसिएटिविटी में, हम ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं बस. तो a प्लस बी की ग्रुपिंग यहाँ कर लो आप, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड देखो सॉल्व करके, a की वैल्यू 5n1 है और b की वैल्यू क्या है, 5n2 प्लस 5n3 ये है. अब अगर हम इसको ऐड करें तो क्या बनेगा, ये 5n1 फिर इसमें वाले ब्रैकेट में से 5 कॉमन ले लो तो n2 प्लस n3 ये आ गया. और यहाँ से क्या बनेगा, 5 फिर से कॉमन ले लो तो ये क्या बनेगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 ये आ गया. अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप इसको 5. अब क्योंकि n1 n2 n3 इंटीजर्स हैं और हमें पता है जो आपकी एडिशन होता है z के एलिमेंट्स का, जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है. तो हम इसको ग्रुपिंग चेंज करके भी लिख सकते हैं, n1 प्लस n2 को एक साथ कर लिया और n3 को अलग कर लिया. ठीक है, इस तरह से कर लिया. अब आप क्या करो, फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, n1 प्लस n2 प्लस 5n3. ये इंटीजर्स में हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है होता है, होल्ड करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करोगे आप, 5 को यहाँ अंदर ले जाओ, 5n1 प्लस 5n2. ठीक है, और ये वाला 5n3 अलग से रख लो. अब 5n1 क्या है, a और 5n2 क्या है, b. तो ग्रुपिंग यहाँ आ गई और ये c. तो हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, हमने स्टार्ट करा था a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, और हम कहाँ आ गए, ब्रैकेट ऑफ a प्लस b प्लस c पे आ गए, जो कि आपकी क्या है, वो आपकी राइट हैंड साइड ही है. ये आपकी राइट हैंड साइड तक पहुँच गए. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करा था. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से स्टार्ट करा था और हम यहीं पर ही आ गए. देखो ये चीज़ यहीं पे लिखी है. ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, एसोसिएटिविटी होल्ड कर गई. अदरवाइज एसोसिएटिविटी के लिए आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो दैट एसोसिएटिविटी इन 5z प्लस इज इनहेरिटेड फ्रॉम z प्लस. इतना भी लिख सकते हो आप, तो भी एसोसिएटिविटी का आपका प्रूफ बन जाएगा. इतना इनफ है लिखने के लिए. अगर आप प्रूफ पूरा एक एक स्टेप करना चाहते हो तो हो जाएगा. अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी. ठीक है, तो आइडेंटिटी 5z में क्या होगी, वो होगी 0. तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप 0 इंटू 5n1 करते हो या 5n1 प्लस 0 करते हो तो आपको 5n1 ही मिलेगा, वेयर n1 इज एनी इंटीजर. ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी होगा. इनवर्स,
अब इन्वर्स में मैंने ए एलिमेंट उठाया 5z से, तो हमें पता है ए की रिप्रेजेंटेशन 5 इंटू n1 फॉर्म में है, वेयर n1 बिलोंग टू z। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि नोटेशन कैसे ले रहे हैं हम। अब इसका माइनस ए क्या होगा, वो आप ऑब्वियसली माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, बट अगर आप इसको ऐसे लिखो 5 इंटू माइनस n1, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 5 इंटू इंटीजर फॉर्म में आ गया ये, जो कि 5z की नोटेशन है। तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, 5z में बिलोंग करेगा ये फिर से, ठीक है ना। 5 के साथ माइनस हटाना ज़रूरी है क्योंकि आपको इसमें दिखाना है उसको 5z में, तो मैंने 5 इंटू इंटीजर फॉर्म में लिख दिया उसको। माइनस n1 भी तो एक इंटीजर ही होगा ना, क्योंकि n1 भी इंटीजर है, तो इसलिए 5 इंटू माइनस n1 जो है वो 5z में बिलोंग करेगा, तो इनवर्स उसका 5z में ही है। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो देखो क्या बनता है, 5n1 जो कि a की वैल्यू है प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 5 इंटू माइनस n1 है, ठीक है। यहाँ से उठाई है मैंने नोटेशन, ठीक है, क्योंकि हमने उसको सिंप्लीफाई करके ले लिया था 5 इंटू इंटीजर फॉर्म में। अब 5 कॉमन ले लो, n1 प्लस माइनस n1। अब हमें पता है एडिशन में जो है n1 का इन्वर्स माइनस n1 ही होता है, तो ये दोनों ऐड होके क्या दे देंगे आपको 0, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 0 विच इज़ 0। तो a का एडिटिव इन्वर्स क्या आया, माइनस ए, क्योंकि ये ऐड होने पे 0 ही दे रहा है, और 0 क्या थी, 0 5z की आइडेंटिटी थी, ये 0 जो है 5z की आइडेंटिटी थी। अब आप चाहे इसको ऐसे कर लो या फिर माइनस ए को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर लो, तब भी 0 ही मिलेगा। सो दिस इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ 5 इंटू n1 इज 5 इंटू माइनस n1, सो दिस इम्प्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास चार प्रॉपर्टी होल्ड कर गई 5z के अंदर, तो हमारा 5z किसका सब ग्रुप बन गया, 5z इज अ सब ग्रुप ऑफ z अंडर एडिशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है सब ग्रुप टेस्ट। तो हमने जैसे अभी पीछे 5z को सब ग्रुप दिखाने की कोशिश करी थी z अंडर एडिशन में, तो हमने चारों प्रॉपर्टी एक एक करके प्रूव करी, तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो हमारे पास एक शॉर्टकट भी होता है, उसको बोलते हैं 1 स्टेप टेस्ट या 2 स्टेप टेस्ट। मतलब अब हमें सारे स्टेप प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ 2 या 1 स्टेप में ही प्रूफ कर देंगे। तो 1 स्टेप में प्रूफ करने का मतलब है एक ही स्टेप यूज़ करके। तो कैसे होगा ये, तो आपका h कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार की रिस्पेक्ट में, वैसे तो मोस्टली हम जैसे कि यहाँ लिखा है ना, बाइनरी ऑपरेशन को अंडरस्टूड होता है कि इन दोनों के बीच में a इंटू बी इनवर्स हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कुछ बाइनरी ऑपरेशन है। तो मैं इसलिए चलो h स्टार की फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ। h स्टार इज़ अ सब ग्रुप ऑफ g स्टार। अगर आप इस तरह से दिखा सको, लेट ए बी बिलोंग टू h, देन ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू h फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू h। तो अगर इतना हो रहा है ना, मतलब कि सिर्फ इतना, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर ऑल, यहाँ क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल आ चुका है, फॉर ऑल नोटेशन ये वाली, ठीक है ना, इस तरह से जो नोटेशन चलती है फॉर ऑल। तो हमने हर एक h के एलिमेंट के लिए ए स्टार बी इनवर्स h में अगर दिखा दिया, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इतने ही स्टेप से प्रूव हो जाएगा कि जो आपका h है वो g का सब ग्रुप है, क्योंकि इससे ना सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। ये एक रिजल्ट है, इसका हमें प्रूफ में नहीं जा रहा, बट इसमें ना देखो इन्वर्स भी आ गया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ गई, आइडेंटिटी भी इसी में हो जाएगी, और एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी। और एसोसिएटिविटी मोस्टली इनहेरिटेड ही होती है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो हमारे पास अगर कोई भी h g का सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आए तो हम 1 स्टेप टेस्ट से इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ प्रूफ करनी है कि ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू h। अब नेक्स्ट ये आपका 2 स्टेप टेस्ट, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट। तो इसमें क्या आएगा, आपका 2 स्टेप लगेंगे। मतलब कि अगर h स्टार g का सब ग्रुप कब बनेगा, वो तब बनेगा फर्स्ट ये चीज़ प्रूफ करनी होगी आपको कि ए स्टार बी बिलोंग टू h फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू h। तो फर्स्ट तो हमें क्लोजर प्रॉपर्टी करनी है, सेकंड ए इनवर्स बिलोंग टू h फॉर ऑल ए बिलोंग टू h। मतलब h के कोई से भी 2 एलिमेंट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी और h के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम इन 2 स्टेप के ही बेस पे बोल सकते हैं कि यस हमारा जो h है वो g का सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो हम कोई सा भी स्टेप लगा सकते हैं। अगर आपसे
दोनों स्टेप एक साथ नहीं हो रहा। जो आपका वन स्टेप टेस्ट था उसमें सीधा ये हो रहा था कि ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग टू एच, या ए स्टार इंटू बी इनवर्स बिलोंग टू एच, वो जो है किस में बिलोंग कर रहा है, एच में। तो ये वन स्टेप था, सिर्फ ये स्टेप प्रूफ करना था। तो आप इससे भी कर सकते हो या दो स्टेप से भी कर सकते हो। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है एन बिलोंग टू जेड, तो हमने एन जेड लिया। अब हम जनरल चीज़ को प्रूफ करेंगे, ना कि 5z, जैसे कि हमने अभी पीछे 5z को सब ग्रुप प्रूफ करा था z अंडर एडिशन का। अब हम इन जनरल एन जेड को ही प्रूफ करने जा रहे हैं। एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी इंटीजर उठा लो, उसके लिए आपका एन जेड एक सबसेट बनेगा। किसका? ये सबसेट की नोटेशन देखो, जेड का ही सबसेट बनेगा ये। तो हमें क्या दिखाना है, एन जेड अंडर एडिशन इज़ अ सब ग्रुप। अब ये सब ग्रुप की नोटेशन है, ये सब ग्रुप ऑफ जेड अंडर एडिशन। तो मैं इसको किससे करूँगा, टू स्टेप टेस्ट से। सो यूजिंग टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है। तो हम ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे अब, कि क्लोजर अलग से दिखा रहे हैं, एसोसिएटिविटी दिखा रहे हैं, फिर इन्वर्स दिखा रहे हैं, फिर आइडेंटिटी दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले क्लोजर। तो हमने क्या करा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन जेड। तो अगर वो एन जेड में, तो ए की वैल्यू कैसी होगी, एन इंटू सम एम वन, और बी की कैसी वैल्यू होगी, एन इंटू सम एम टू। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी, वेयर एम वन एम टू क्या है आपके पास, वो दोनों इंटीजर्स हैं। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, ए प्लस बी करता हूँ, तो ये बिल्कुल आपने सेम 5 के लिए भी करा था, 5 इंटू जेड के लिए। तो मैंने इनको ऐड करा, एन कॉमन ले लिया, क्योंकि इंटीजर्स में आप कॉमन ले सकते हो, इंटीजर हमने ये सब पढ़े हुए हैं। तो एन इंटू एम वन प्लस एम टू में लिख सकता हूँ उसको। अब ये किस फॉर्म में आ गया, एन इंटू सम इंटीजर फॉर्म में आ गया ये, क्योंकि ये बन गया एन इंटू के फॉर्म में। के की वैल्यू क्या है आपकी, एम वन प्लस एम टू। तो ये जेड में ही बिलोंग कर रही है। तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, एन के, ये एन जेड में बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज एन जेड अंडर एडिशन इज क्लोज्ड। यही तो दिखाना था हमें फर्स्ट टू स्टेप टेस्ट में। अब दूसरा दिखाना था हमें इनवर्स, ये किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो लेट ए बिलोंग टू एन जेड, सो माइनस ए विल बी, तो सबसे पहले तो ए की रिप्रेजेंटेशन लिख लो। सो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू एन इंटू एम वन, so this implies minus a is equal to minus n into m1, so which can be written as n into minus m1। ओके, तो मैंने माइनस ए को किस तरह से लिख लिया, n इंटू माइनस m1 फॉर्म में। और ये भी तो आपका n z में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि ये n इंटू के फॉर्म में ही आ रहा है, वेयर माइनस m1 इज एन इंटीजर, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, नाउ a प्लस, हमें नहीं, इसमें हमें तो इन्वर्स निकाल के नहीं दिखाना, मतलब हमें इसमें ये नहीं दिखाना कि a प्लस माइनस से 0 होगा, बस इसमें ये चीज़ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हमने आपको सब ग्रुप में चारों प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है कि हाँ a माइनस ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो एन जेड में ही बिलोंग करेगा। तो इसमें आप चाहो तो इतना भी लिख के दिखा सकते हो, चलो कि a प्लस माइनस ए की वैल्यू 0 ही आएगी। तो देखो a की वैल्यू n इंटू एम वन है, और माइनस ए की वैल्यू क्या है, n इंटू माइनस एम वन है। तो इसको ऐड कर लो, कॉमन ले लो, तो m1 प्लस माइनस एम वन। और इंटीजर्स में हमें पता है कि m1 का इन्वर्स माइनस एम वन ही होता है, तो ये n इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यस, a जो है उसका a का इन्वर्स जो है वो माइनस ए ही है। सो दिस इम्प्लाइज इन्वर्स ऑफ a एग्जिस्ट इन एन जेड, ठीक है। बस दो स्टेप टेस्ट में ही आपका जो आपका हमारे पास टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट था, उसके अकॉर्डिंग ये जो है आपका पूरा का पूरा एन जेड जो है सब ग्रुप बन गया जेड प्लस का। तो आप चाहो तो टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से भी कर सकते हो, या वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से भी कर सकते हो, दोनों से सही है। आपको अब चारों के चारों प्रॉपर्टी करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शो दैट दिस सबसेट 1 माइनस 1 ऑफ ग्रुप ऑफ 4 रूट्स ऑफ यूनिटी 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा फॉर्म्स अ सब ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब हमारे पास h जो है वो है 1 माइनस 1, और g, और ये मल्टीप्लीकेशन में ले रहे हो आप, ठीक है। और g क्या है आपके पास, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, और ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करी जा रही है, 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई नंबर ले रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी पावर 4 कर रहे हो, तो 1 आ रहा है। तो दिस इज, जो भी जितने भी z ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिनकी पावर 4 करने पे 1 आ रहा है, वो बनाते हैं 4th रूट ऑफ यूनिटी,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूँ लिख दूँ z की पावर 6 इज इक्वल टू 1, तो ऐसे z जिनकी पावर 6 करने पे मुझे 1 मिलेगा उनको कहेंगे हम सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी, और उसमें 6 ही एलिमेंट आएंगे। अगर आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लिखोगे तो उसमें 4 एलिमेंट ही आएंगे। अगर आप 2 रूट ऑफ यूनिटी लिखोगे उसमें 2, जैसे कि आप z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करते हो। तो ऐसा कौन से कॉम्प्लेक्स या रियल नंबर है जिनका पावर 2 करने पे 1 आता है? तो वो सिर्फ 1 और -1 ही है। इवन आयोटा की पावर 2 करने पे भी 1 नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब हुआ? ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनकी पावर 4 करने पे 1 आ रहा है, तो वो ये चारों ही होते हैं। तो इसको हमें क्या दिखाना है कि h जो कि 1 - 1 है, सब ग्रुप है g का अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम 2 स्टेप टेस्ट से ही कर लेंगे। सो यूजिंग 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है, इसी से करते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर आते हैं ये चीज़ें निकल के। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, तो इसमें अगर आप चाहो ना तो आप कैलिस टेबल से बना के दिखा देना तो और इजी हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हो आप, तो 1 को 1 से करा, 1 को -1 से, फिर -1 को 1 से, -1 को -1 से, तो 1, तो मल्टीप्लाई करा है तो ये होके ये आ रहा है। और ये सारे एलिमेंट कहाँ बिलोंग करते हैं? ये एच में ही बिलोंग करते हैं, ये सारे एलिमेंट एच में ही बिलोंग करते हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो दिस इम्प्लाइज एच अंडर डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड। इतना लिख दो बस। सेकंड इनवर्स होता है। तो इनवर्स क्या होता है? इनवर्स वो एलिमेंट होता है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाए। तो 1 का इनवर्स क्या होगा? 1 को आपने मल्टीप्लाई करा अगर 1 से तो 1 ही आ रहा है। और -1 का इनवर्स क्या होगा? -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो 1 का जो इनवर्स है वो 1 है, और -1 का जो इनवर्स है वो -1 है। तो 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में क्या होता था कि हर एक एलिमेंट एच के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो एच के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग टू एच फॉर ऑल ए बिलोंग टू एच। यही तो हो गया। मतलब फॉर ऑल का मतलब है आपने सारे एलिमेंट कवर कर लिए, कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ा है जिसका इन्वर्स ना एग्जिस्ट करता हो। सो बाई 2 स्टेप टेस्ट एच अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ सब ग्रुप ऑफ जी अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यही तो बनेगा। नोटेशन आपको मैंने बताई दी कि इन सब ग्रुप की नोटेशन है, और मतलब कि 1 - 1 जो है वो सब ग्रुप है किसका? 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा का अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन। मतलब कि रियल नंबर्स आर अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि सी से डिनोट करते हैं अंडर एडिशन। तो हमें क्या करना है? हमें बस 2 स्टेप टेस्ट लगाना है और वहां से दिखा देना है कि ये एक 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कि आर अंडर एडिशन जो है वो सब ग्रुप बनना है सी प्लस का, ठीक है। इसको यूज करेंगे। तो फर्स्ट हमें दिखाना होता है क्लोजर। तो हमें क्या करना है? क्लियरली ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब रियल नंबर से कोई से भी 2 रियल नंबर उठा लो तो उनका एडिशन करोगे तो भाई वो रियल नंबर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, क्योंकि आपने ए और बी दोनों रियल नंबर उठाए तो वो ऑब्वियसली बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट 2 स्टेप टेस्ट का जो फर्स्ट पार्ट था वो प्रूव हो गया कि क्लोज है। तो दिस इम्प्लाइज आर अंडर एडिशन इज क्लोज्ड। जो कि ये याद रखना, आप 2 स्टेप टेस्ट लगा रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे कि आप क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करोगे फिर एसोसिएटिविटी प्रूफ करोगे, ठीक है। फिर सेकंड जो 2 स्टेप टेस्ट का सेकंड पार्ट है कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए या फिर माइनस ए प्लस ए विल बी 0 होगा ऐसा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यही हो गया इसका मतलब। और ये हर एक आर के एलिमेंट के लिए करा है हमने। ऐसा नहीं कि हमने कोई आर का कोई रियल नंबर, मतलब रियल नंबर जो सेट है हमारे पास आर, उसका कोई एलिमेंट हमने स्किप कर दिया हो। हमने यहाँ पे फॉर ईच लिखा है, हर एक एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही है। तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। सो बाई 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट आर अंडर एडिशन
इज अ सब ग्रुप ऑफ सी अंडर एडिशन। ठीक है, अब आप कहोगे इसमें तो सी का कुछ भी यूज़ हुआ ही नहीं, सी कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आए, बट आर जो है ना वो इसी का तो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल्स भी आते हैं, आप किसी भी रियल नंबर्स को ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 + 0 आयोटा, 3 + 0 आयोटा, तो ये रियल ही तो रहा, तो वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही। तो इस तरह से कंफ्यूज मत होगे, इसमें सी की थी कोई चीज़ यूज़ ही नहीं हुई। तो सी का एक्चुअल में आपने बाइनरी ऑपरेशन एडिशन यूज़ करा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल a + b आयोटा को अगर आप c + d आयोटा से ऐड करते हो, तो किस तरह से ऐड करते हो, a + c मतलब रियल वाला रियल पार्ट से ही ऐड करते हो और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट से ही ऐड करते हो। तो आयोटा यहाँ बाहर लिख दो, b + d। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऐसे डिफाइन होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन ऐसे डिफाइन होता है। अब मुझे मान लो दो रियल नंबर ऐड करने हैं, तो दो रियल नंबर वो ऐसे लिख सकता हूँ, मान लो मुझे 2 + 0 आयोटा को ऐड करना है 3 + 0 आयोटा। एक्चुअल में आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख रहे हो, बट वो है रियल नंबर ही। तो अगर मैं ये वाला बाइनरी ऑपरेशन इन पे लगाऊं 2 + 0 आयोटा और 3 + 0 आयोटा, तो ये क्या बनेगा, रियल पार्ट से ऐड होगा, 2 और 3 को ऐड कर दिया, और कॉम्प्लेक्स पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, 0 0 ही है, तो ये बना क्या, 5 बन गया 0 आयोटा। तो आपने क्या करा है, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स का बाइनरी ऑपरेशन ही जो है वो आर पर अप्लाई करा है एज अ सब ग्रुप दिखाने के लिए। तो सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन। सो नेक्स्ट हमारे पास है U12 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 12। तो इसमें हमें ग्रुप प्रूफ करना है, हमें सब ग्रुप नहीं कर रहा है, ये एक मैंने ग्रुप का क्वेश्चन उठाया ताकि आपको और ग्रुप प्रूफ करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो U12 मैंने आपको बनाना सिखाया था प्रीवियस वीडियो में। U12 कैसे बनता है, इसमें वो सारे ए आते हैं, ए मतलब इंटीजर जिसकी वैल्यू >1 और <12 होगी, और GCD ऑफ a, 12 जो है वो 1 होगा। तो आप देख लो किन किन इंटीजर्स का GCD 12 के साथ 1 आता है, तो वो 5 1 का आता है, 2 का नहीं होता है, 3 का भी नहीं होता है, 4 का भी नहीं होता है, 5 का होता है, 6 का भी नहीं होता है, क्योंकि इनका GCD अगर फॉर एग्जांपल 6 और 12 का GCD आप निकालोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए जिनका GCD 1 आता है, तो वो क्या क्या एलिमेंट होते हैं, 1, 5, 7 और 11। इसके अलावा कोई नहीं, 12 नहीं ले सकते क्योंकि आपने यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा है, a इज स्ट्रिक्टली लेस देन 12, और इंटीजर्स ही होना चाहिए, a जो है वो इंटीजर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं आप रियल नंबर भी उठा लोगे। तो U12 में 1, 5, 7, 11 के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो हमें ये क्या दिखाना है कि हमें प्रूफ करना है कि U12 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 12 इज अ ग्रुप। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन मॉडलो कैसे चलती है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, कैलिस टेबल भी बताई थी उसमें, और एडिशन मॉडलो 12 और मतलब एडिशन मॉडलो n और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n भी बताया था आपको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, तो उसके लिए आप सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, आप कैलिस टेबल बना लो। ठीक है, 1, 5, 7, 11 अंडर क्या बना रहे हो, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 12 बना रहे हो आप। ठीक है, ओनली मल्टीप्लाई लिखना है यहाँ पे, स्टार नहीं मल्टीप्लाई। अब कैसे करते हैं, 1 को पहले इन सबसे ऐड मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 1, 5, 7, 11। जैसे कोई भी नंबर 12 या 12 से ग्रेटर हो जाएगा, >= 12 हो जाएगा, तब आप लगाओगे उस x अगर x की वैल्यू >12 तो अब आप मॉडलो 12 लगाना स्टार्ट करोगे। अब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं बाकी ऊपर वाली इस रो से, तो 5 को 1 से करा, 5 को 5 से करा तो 25। अब 25 को जब मैं मॉडलो 12 लगाऊंगा तो क्या आएगा भाई, रिमाइंडर मेरे पास 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिखोगे। फिर 5 × 7 करोगे तो क्या बनता है, 35 पे आप 12 से लगाओगे, रिमाइंडर दिखाओगे, क्या आएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा ये, तो बचेगा क्या इसमें से 1 and 1 11। ठीक है, इस तरह से मैं सिंपल करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल। फिर 11 × 5 क्या बनेगा, 55 में आप मॉडलो 12 लगाओगे तो 12 से रिमाइंडर निकालोगे, तो 4 टाइम्स जाएगा 48 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास 7। अब 7 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, 7 × 1 7 × 5 तो क्या बनेगा 35, और 35 में रिमाइंडर 11 आया, फिर 7 × 7 49 में रिमाइंडर 1 आएगा। 12 से रिमाइंडर निकाल लो भाई, ये याद रखो। फिर 7 × 11 करोगे तो 77। अब 12 से निकालो
5। नेक्स्ट 11 से, 11 से करा तो 55 आएगा, फिर 55 के आपने निकाला हुआ है 7 आएगा, फिर 77 आएगा, 77 में भी आपने निकाला हुआ 5 आएगा। 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11 में आपका रिमाइंडर निकाल के देखना है, आपका रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, मतलब 121 बनेगा। तो 121 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है 108। 108 में से अगर आप सॉरी 10 टाइम्स जाएगा ना ये तो 120, तो 120 में रिमाइंडर क्या आता है 1। तो इसलिए आपके जो यहाँ पे अब आपको मेनली इसमें क्या देखना है, मेनली आपने ये वैल्यूज़ देखने जो अंदर इसमें वैल्यू निकाल के आपने रिमाइंडर निकाले। तो ये जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं ये सारे कहाँ से आ रहे हैं भाई, ये सारे के सारे 15711 से ही तो आ रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा। तो ये सारे के सारे आप यहाँ से ऐसे लिख देना U12 में बिलोंग कर रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज U12 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 इज क्लोज्ड। तो मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ, तो ग्रुप के लिए मैं एक एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्लोज हो गया यहाँ पे। सेकंड एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन हम z से अगर उठा लें वो इनहेरिटेड होती है। तो इसमें लिख सकते हो दिस इज इनहेरिटेड फ्रॉम z अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि z के अंदर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। आप किन्हीं भी 3 इंटीजर्स को कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपने a इंटू बी इंटू सी करा, पहले इन दोनों को करा और फिर a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, और जो भी रिजल्ट आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, ठीक है, मान लो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट n1 आया तो राइट हैंड साइड का भी तो n1 ही आएगा, क्योंकि इंटीजर्स को आप जब मल्टीप्लाई करते हो 3 किसी भी इंटीजर्स को तो वो एसोसिएटिविटी उसमें होल्ड करती है। अब जब आप n1 पे कुछ भी लगाओगे मॉडलो, फॉर एग्जांपल आपने मॉडलो क्या लगाया, मॉडलो 12 में चल रहे हो आप, तो आपको रिजल्ट तो सेम मिलेगा ना दोनों से। n1 लेफ्ट हैंड साइड पे भी n1 है, राइट हैंड साइड पे भी n1 है, तो यहाँ से आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो दोनों इक्वल वैल्यू देंगे, मतलब ये दोनों चीज़ें आपको इक्वल वैल्यू देंगी अंडर मॉडलो 12। तो दिस इज वाई एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन U12 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 12। U12 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 12 जिस ग्रुप पे आप काम कर रहे हो। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में आपको इस टेबल से कैलिस टेबल से दिख जाएगी कि आइडेंटिटी क्या है, वो ऑब्वियसली 1 ही है, क्योंकि आप 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो अंडर मॉडुलो 12 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, वो आपको 1 सेम एलिमेंट ही दे रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिटी 1। अब नेक्स्ट है इन्वर्स। तो 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। इन्वर्स का यही रूल होता है ना। रियल नंबर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो रियल नंबर्स में किसी का भी इन्वर्स क्या होता है, अगर a ले रहे हो तो उसका 1/a होता है और मल्टीप्लाई करके आपको आइडेंटिटी तो मिलती है। तो 1 का इन्वर्स यहाँ 1 हो गया, सिंपल। अब नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास 5। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए, और ये 1 किसकी रेस्पेक्ट में आ रहा है, मॉडुलो 12 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 के रेस्पेक्ट में आ रहा है भैया। तो 5 को देखो यहाँ इस टेबल से देख सकते हो 1 यहाँ आ रहा है। तो जब आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा था ना तब 1 आ रहा था। तो इस टेबल का ये फ़ायदा है बनाने का, तो आपको बार बार चीज़ें अब दोबारा से नहीं निकालनी पड़ेंगी। तो 5 का इन्वर्स 5 है, फिर 7 का इन्वर्स भी 7 है, इस टेबल से देख लो चाहे। जब आपने 7 को 7 से मल्टीप्लाई करा था आपको तभी 1 मिला था। इसी तरह आप 11 का भी देख लो इस टेबल में, तो वो 11 ही आएगा। तो सबके इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज इन्वर्स एग्जिस्ट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू U12, मतलब a कोई सा भी उठा लो U12 से उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इम्प्लाइज U12 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 इज अ ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने सिंपल ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी प्रूफ करी है, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रुप पूछा गया था, सब ग्रुप नहीं पूछा गया था। सो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि Z अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन। हमें पता है R अंडर एडिशन एक ग्रुप बनता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को कैसे भी ऐड करो, एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी 0 और इन्वर्स भी होता है। तो हमें दिखाना है कि Z अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन। तो हम इसमें फिर से 2 स्टेप टेस्ट लगा लेंगे, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट।
ठीक है, चारों प्रॉपर्टी क्यों प्रूफ करें जब हमारे पास टेस्ट है तो, है ना। चारों प्रॉपर्टी प्रूफ करना मुश्किल काम है। तो फर्स्ट क्या होती थी, क्लोजर। तो हमें पता है ए प्लस बी हमेशा जेड में ही बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड। दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो वो इंटीजर ही रहेगा। ए और बी देखो जेड से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं ए में कोई रियल नंबर ऐड कर रहा हूँ, मतलब ए आपका इंटीजर है 2 और बी आपका 2.5 है, तो उसको ऐड करने पे 4.5 आ रहा है और वो जेड में बिलोंग नहीं कर रहा। बट यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आपने बी को इंटीजर ही नहीं लिया। तो यहाँ पे देखो मेन चीज़ ये है, ए और बी दोनों कहाँ से आ रहे हैं, वो दोनों के दोनों इंटीजर से आ रहे हैं, इसलिए ए प्लस बी भी जेड में बिलोंग करेगा। तो 2 स्टेप टेस्ट का फर्स्ट पार्ट तो यहाँ हो गया। अब सेकेंड पार्ट के हर किसी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमें पता है फॉर ईच ए बिलोंग टू जेड देयर एग्जिस्ट minus a belong to z such that a plus minus a and minus a plus a is equal to 0. So this implies inverse of each element of z exist. तो जो 2 स्टेप टेस्ट आप देखना दोबारा से, जो 2 स्टेप टेस्ट का सेकंड पार्ट था वो यही कहता था कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसमें ये लिखा होता था कि A इनवर्स बिलोंग टू H, ये लिखा होता था ना, A इनवर्स बिलोंग टू H फॉर ऑल A बिलोंग्स टू H, ये लिखा होता था। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। सो बाय 2 स्टेप टेस्ट, 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, Z अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन। सो आई होप आपको सब ग्रुप प्रूफ करना आ गया होगा, किस तरह से सब ग्रुप को प्रूफ करते हैं। या तो आप चारों प्रॉपर्टी प्रूफ करो, लेकिन हमारे पास 1 स्टेप टेस्ट और 2 स्टेप टेस्ट से आसानी हो गई, तो आप उसको 2 स्टेप टेस्ट में या 1 स्टेप टेस्ट में प्रूफ कर सकते हो। मैंने 1 स्टेप टेस्ट इसलिए नहीं बताया, उसमें इन्वर्स और क्लोजर दोनों एक साथ दिखाना होता है, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे सबसे आसान बच्चों को बताने के लिए यही लगता है, क्योंकि बच्चों को ईजिली समझ आ जाता है। सो अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।